हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहता है कि भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात, भारत के जो है 4 प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम बताइए यानी लिखिए। तो इसका उत्तर है, कहते हैं भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम इस प्रकार हैं। जैसे पहला है जो कि बोकारो है, दूसरा में भिलाई है, और तीसरा में है राउरकेला है, और चौथा में जो जमशेदपुर है। ये जो है भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम हैं, जो कि आप इसको याद ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है, कहता है वह अपक्षरित भूमि जो कुछ समय बाद कृषि योग्य बन जाती है, कुछ समय बाद जो कृषि योग्य यानी उपज के योग्य बन जाती है, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, कहता है लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है लिंग संरचना दी गई जनसंख्या में, लिंग संरचना जो है दी गई जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक होता है। किसका? संतुलन का सूचक होता है। यह प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। मतलब जो है 1000 पुरुष पे जो कितना स्त्रियां आएंगे उस पे मापा जाता है। लिंग अनुपात का जो है दूसरे जनांकीय लक्षणों जैसे जनसंख्या वृद्धि, विवाह दर, व्यावसायिक संरचना आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, कहता है जीव निर्वाहक कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जीवन निर्वाहक कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, कहता है जीवन निर्वाहक कृषि की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला विशेषता है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। पहला कारण विशेषता, क्या विशेषता कि जो प्रारंभिक जीवन निर्वाही कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी के हल, ठीक है। दूसरा है दाव, और जो है खुदाई करने वाली छड़ी, और है परिवार तथा अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है, ठीक है। पहला विशेषता। दूसरा विशेषता में कहता है कि इस प्रकार की जो कृषि है प्रायः मानसून मृदा की प्रकृति उपवर्गकता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। किस पे? तो पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। ये दूसरा विशेषता है। अगला जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हम जितना क्वेश्चन बताएंगे वो सब वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को जो है आप नोट कर लीजिए कॉपी में और उन्हें याद कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है मुक्त आकाश नीति क्या है। मुक्त आकाश नीति क्या है। तो इसका उत्तर है, मुक्त आकाश नीति जो है इसके तहत विदेशी विमानन कंपनियों को
विदेशी विमानन कंपनियों को सर्दी के पीक सीजन में अतिरिक्त उड़ानों या अधिक क्षमता वाले विमानों के परिचालन की अनुमति दी जाती है। कब? तो सर्दी के पीक सीजन में अतिरिक्त उड़ानों या अधिक क्षमता वाले विमानों के परिचालन की अनुमति देते हैं, मतलब चलाने की अनुमति देते हैं, ताकि यात्रियों की मांग को पूरा किया जा सके। यह अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत अवधारणा है जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन उद्योग से जुड़े कायदे कानूनों से ढील देते हैं। यह मुक्त आकाश नीति है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी एक क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल क्वेश्चन आता ही है। या तो मुख्य श्रमिक आय या सीमांत श्रमिक आय, अलग अलग भी क्वेश्चन आता है और दोनों साथ में भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। कहता है मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें, मतलब दोनों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है, कहता है मुख्य श्रमिक क्या है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में श्रमिक की परिभाषा उसकी आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग हो सकती है। जैसे कि 1981 की जनगणना में कोई भी व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य में लगा रहा हो, उसे मुख्य श्रमिक की संज्ञा दी जाती है। यानी 1981 की जनगणना के तहत जो है 183 दिन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य में लगा रहता है, उसे मुख्य श्रमिक की संज्ञा दी जाती है, मतलब मुख्य श्रमिक के अथी में दी जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार वे श्रमिक जिन्होंने संदर्भ समावधि अर्थात 6 माह या अधिक के अधिकांश भाग में कार्य किया हो, मुख्य श्रमिक कहलाता है। 2001 के अनुसार जो है 6 माह या इससे अधिक की जो है कार्य किया हो, उसे मुख्य श्रमिक में दिया जाता है। अगला सीमांत श्रमिक के बारे में कहता है कि जो श्रमिक 183 से कम दिनों तक रोजगार पाते हैं, उन्हें सीमांत श्रमिक की संज्ञा दी जाती है। मतलब इसका उल्टा है, मुख्य श्रमिक का जस्ट अपोजिट है सीमांत श्रमिक। उसमें जो है मुख्य श्रमिक में जो है 183 दिन से अधिक और सीमांत श्रमिक में जो है 183 से कम। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार सीमांत श्रमिक में जो है 2001 की जनगणना के अनुसार कामगार जिन्होंने संदर्भ समावधि अर्थात 6 माह से कम कार्य किया हो। फिर ध्यान दीजिएगा, इस मुख्य श्रमिक में जो है 6 माह या उससे अधिक, और इसमें कहता है 6 माह से कम कार्य किया हो। तो आपको याद हो गया होगा, उसे सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो इन्हें भी याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहता है कि मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। मानव भूगोल के जो है 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, कहता है मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्र निम्नलिखित है। कौन कौन है? तो याद कीजिए, पहला है सांस्कृतिक भूगोल। पहला क्या है? सांस्कृतिक भूगोल। दूसरा है ऐतिहासिक भूगोल। दूसरा क्या है? ऐतिहासिक भूगोल। तीसरा है कृषि भूगोल। और चौथा जो है संसाधनों का भूगोल। ये चारों जो है मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम हैं।